देखो तो यहीं तक हुआ था क्या? 71। हाँ यहां तक हुआ था। चलिए तो अगले में चलते हैं। सल्फेट बहुपरमाणु आयन के संकेत हैं SO4 डबल माइनस। देखो सल्फेट बहुपरमाणु आयन जो होते हैं SO4 डबल माइनस होते हैं। सल्फेट की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, बहुपरमाणु SO4 डबल माइनस होते हैं, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा वो एनायन और कैटायन के बारे में पूछेगा। एनायन और कैटायन के बारे में पूछेगा, इसको ध्यान से समझना। हाउ हाउ करके नहीं होगा, तब तुमको हमें वो गुड न्यूज भी देंगे। एनायन की अगर हम बात करें, एनायन एनायन होता है दोस्त मेरे माइनस, और कैटायन की अगर हम बात करें तो कैटायन होता है प्लस। एनायन होता है माइनस और कैटायन होता है प्लस। एनायन होता है, आई लव यू मेरा भाई। एनायन होता है माइनस और कैटायन होता है प्लस। एनायन होता है माइनस और कैटायन होता है प्लस। सल्फेट बहुपरमाणु आयन के संकेत हैं SO4 डबल माइनस। अच्छा बताओ तो जल्दी से, अब अगर तुमको दे दे CO3 डबल माइनस क्या है? यही एक ऑप्शन बन जाता है एनायन, एक बन जाता है कैटायन। एनोड कैथोड फिर इसका उल्टा होता है। बताओ एनायन के बारे में माइनस, कैटायन हो गया प्लस। अब बताओ CO3 डबल माइनस क्या होता है? CO3 डबल माइनस जल्दी से बता दो, एनायन की कैटायन। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? CO3 डबल माइनस की अगर हम बात करें तो CO3 डबल माइनस जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? माइनस है इसलिए ये एनायन हो जाएगा। एक नंबर माइनस है इसलिए ये एनायन हो जाए। सर आप जैसा कोई नहीं जो हम लोग के बारे में सोचते हैं। ये दोस्त ये तो सही बात है, हम जैसे बहुत लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं बोलिए दोस्त मेरे। बताओ लोहे धातु का प्रतीक क्या है? आयरन है, Fe। इस सबको पता है, लेकिन लोहा के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानना होगा। लोहा पर जंग लगता है, ये पूछता है चला, ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में। एक रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में जंग लगता है। लोहे पर जंग लगने से आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा, जंग लगने से भार बढ़ता है, जंग लगने से भार बढ़ता है, आपका क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर दे दे बढ़ता है फिर घटता है, तब वो आंसर मारिएगा। जंग लगने से भार बढ़ता है, और जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के बाद चीजें फिर से नहीं मिलती है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जिंक का लेपन, लोहे पर जिंक का लेपन, लोहे पर जिंक का लेपन जो है, लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण कहलाता है। लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। एक चीज और ध्यान रखना, रबड़ जो है जो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है, रबड़ जो है आइसोप्रीन से प्राप्त होता है, रबर आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। आप प्लस सल्फर कर दोगे तो यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है, रबड़ में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक चीज और ध्यान रखना, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक टॉपिक छोड़ रहे थे उसको पढ़ लेंगे। जल्दी बता, कोई बता दो भाई PDF कहां से मिलेगा? जल्दी से बता दो, एकदम सिंपल है, देखो एकदम ऑर्डर में हम पढ़ा दिए। जंग लगेगा जो पूछेगा, ये नहीं कि फालतू का चीज बता दिए। जंग लगेगा ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में, जंग लगने से भार बढ़ता है, रासायनिक परिवर्तन है ये। और लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण, और रबर में सल्फर मिला दोगे तो यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। रबर में सल्फर मिला दोगे तो यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इतने पूछेगा इसका मामला, लेकिन ये वो टॉपिक है जो तो हम छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। महाभिव्या ई न त ई दोनों में से कोनो न कोनो तो सेट में जो है रहेगा। लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण, रबर में सल्फर मिला देना वल्कनीकरण, किसी न किसी सेट में तो रहबे करेगा, एकदम फिक्स है। इसलिए चला इसको बढ़िया से देख लो। इसको लिख लिया तो जल्दी से एक बार देखो, हम एक टॉपिक पढ़ा देते हैं तुमको, जो तुमको दोस्त मेरे पूछेगा क्या, खूब पूछता है। इस एकदम शांति से पढ़ना होगा दोस्त मेरे, साइंस है, एकदम शांति से पढ़ना होगा। अब देखो तो हम एक टॉपिक पढ़ा देते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एकदम यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हो गया मिल जाए वो भौतिकी,
मिल जाए वो भौतिकी और ना मिले वो रासायनिक, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी और ना मिले वो रासायनिक। जैसे परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे तो तुरंत तुमको पता चल जाएगा। पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। आयकर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त मेरे, लकड़ी का जलना। एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेकर तुमको हम समझा देते हैं। लकड़ी का जलना, तो देखो हाँ तुमको ये सब ने सोचना है, तुमको क्या सोचना है हम बता देते हैं। लकड़ी का जलना, देखो तुमको क्या सोचना है दोस्तों ने, भौतिक परिवर्तन, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, 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 मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। देख लो, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, ना मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। अब देख लो तुम बढ़िया से, पानी का बर्फ में बदलना, पानी बर्फ में बदल जाएगा तो मिल जाएगा, फिर से बर्फ पानी में बदल जाएगा। एगो है कि लकड़ी जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगा फिर से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एकदम एक दिमाग में याद रखो। अब तुम जल्दी से को बात बता दो, जल्दी से को बात बता दो, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये कौन परिवर्तन है? मोमबत्ती का जो जलना है ये कौन परिवर्तन है? मोमबत्ती का जो जलना है ये कौन परिवर्तन है? जल्दी से बता दो। एक ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, एक ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। एक ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, एक दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। जल्दी बताओ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दो। भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन, एकदम सिंपल से। कपूर का जलना ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठोस से सीधे वो गैस में बदलता है, गैस से फिर वो ठोस में बदल जाता है। अब ये शरीर वर्दी के बिना कुछ ठीक नहीं लगता। सर एकदम सही बात, एकदम सही बात रे दोस्त, वर्दी के बिना इस शरीर एकदम ठीक नहीं लगता है। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? भौतिक, मोमबत्ती जल गया ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। एकदम नॉर्मल चला, जो क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करो। ये मोमबत्ती का जल जाना है ना, मोमबत्ती का जल जाना है का मतलब नहीं मिलेगा ना, वो रासायनिक परिवर्तन है। एक बच्चा लिखता है, सर आपसे पढ़कर 1 में जॉब हुआ है और अभी मैं टीआरई 2 में शिक्षक ज्वाइन कर लिया हूं। अब सर अब एएसओ बनना है, आपका कोई क्लास आता है तो हमें जरूर दिखाई बताइए। एकदम चिल्ला जी, हम आपको बता देंगे पहले, लेकिन अभी आप पढ़ाई कीजिए। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। भौतिक मोमबत्ती का जलना रसायन, एकदम देखो एग्जाम हॉल में उल्टा पुल्टा नहीं करना। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एकदम हम बच्चा को यही कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं याद। जैसे खाना पच जाएगा, फिर से खाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ना मिले वो रासायनिक। पानी भाप बन जाएगा, भाप फिर पानी बन जाएगा, तो मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब कोई भी एग्जांपल देगा तो उसके बारे में सोचना है। अब देखो, क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश है, क्लोराइड आयन Cl पर उपस्थित होता है -1, तब -1 हो जाएगा। उसके बाद देखो जो तुमको पूछेगा, ऑक्सीजन पर होता है डबल-, तब -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम बात करो Mg पर होता है ++, तब +2 हो जाएगा। इस टाइप, चूंकि तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए इसको एक बार देख लो। ये अगर पूछेगा तो यही 2-3, सोडियम पूछ सकता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है तो ये 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन तुमको जो पूछ सकता है संयोजकता वाला, अगर वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देख लो। जैसे अगर Al2O3 है ना, तो कहेगा तुमको ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर होती, ए की संयोजकता बी पर, अब बी की संयोजकता ए पर। तो ऑक्सीजन की संयोजकता अगर इसकी संयोजकता पूछेगा तो 2 मारेंगे। अल्युमिनियम की संयोजकता अगर पूछेगा, अल्युमिनियम की संयोजकता अगर पूछ लेगा, अल्युमिनियम की संयोजकता अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन पूछेगा तो यहाँ इस पर 2, अल्युमिनियम का पूछेगा तो इसका इस पर होता है 3। देख लो, हम कुछ नहीं किए हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर, अल्युमिनियम की संयोजकता इस पर, एक की संयोजकता दूसरे पर, दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। तो देखो अल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, अल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। अब बताओ दोस्त मेरे कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी?
अब बताओ जल्दी से एकदम ये जॉब वाले सर क्यों पढ़ रहे हैं? अरे दोस्त, उनको आगे जाना है, उनको आगे जाना है इसलिए पढ़ रहे हैं। इस बार नहीं होगा तो हम फसरी जरूर लगा लेंगे, पक्का लगा देंगे। बहुत मेहनत किए हैं सर, 24 घंटा लाइब्रेरी में रहते हैं। दोस्त मेरे एकदम हो जाएगा, कहीं गंदा गंदा बात बोलता है, फालतू फालतू बात बोलता है। तुमको एक गुड न्यूज हम देने वाले हैं, तुम टेंशन नहीं लो। बताओ जल्दी से, NH3 की अगर हम बात करें, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? जल्दी बता। इसकी संयोजकता इस पर होगी तो नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 3। हाइड्रोजन की संयोजकता की अगर बात करोगे, हाइड्रोजन की संयोजकता की अगर बात करोगे, हाइड्रोजन की संयोजकता इस पर होगी 1। एकदम सिंपल तो है। एक इसकी संयोजकता इस पर, इसकी संयोजकता इस पर होती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सीख गए होंगे आप। कहता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड अभी तुरंत ने बताए थे O डबल माइनस होता है, तो ऑक्साइड आयन में कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश कितने? -2 होते हैं। अब कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। किसने बताया था? पहली बार जो परमाणु के लिए सिद्धांत दिया वो डाल्टन ने दिया। पहली बार जो परमाणु के लिए सिद्धांत दिया दोस्त मेरे, वो डाल्टन ने दिया। पहली बार परमाणु के लिए जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। ये बात एकदम याद रखिएगा। कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, अभी तुरंत बता दिए थे दोस्त मेरे, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या दोनों ने बताए थे, कल बताए थे। किसी भी परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या ये हुआ जो होता है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक का त्रिज्या जो हुआ वो हुआ 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं, 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं, 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। देख लो जल्दी से। कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम, और यहां से 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी या फेम्टो हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। 1 फर्मी या 1 फेम्टो हो जाएगा नाभिक की त्रिज्या। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। नाभिक की त्रिज्या कौन किया था दोस्त मेरे? रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या का खोज किया था। अगला 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 देख लो। ई चला नाभिक है, नाभिक छोटा होता है ना, छोटा होगा तो वैल्यू ये बड़ा होगा। क्यों वैल्यू बड़ा होगा? क्योंकि माइनस में जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा मान। और ये छोटा वैल्यू लिए हैं 15 और 10 में, ये छोटा है लेकिन माइनस है, तो माइनस यदि छोटा होने के कारण ही बड़ा होगा। तो ये हो गया परमाणु की त्रिज्या, ये हो गया नाभिक की त्रिज्या। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, सबको पता है। जल्दी से लिख अगला लाइन, अगला लाइन। सोने की पतली चादर, अय है, है। सोने की पतली चादर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड क्या किया था दोस्त? एक लिया था सोना का पत्थर, और सोना का पत्थर से अल्फा किरण गुजारा, तो कुछ किरण तो सीधे चला गया, कुछ किरण सीधे चला गया, और कुछ किरण जो है उसी पथ पर लौट गया, कुछ किरण उसी पथ पर जो है लौट गया। कुछ किरण तो सीधे चला गया लेकिन कुछ किरण उसी पथ पर लौट गया। और ये पत्थर लिया था सोने का पत्थर। कहेगा रदरफोर्ड ने कौन सा पत्थर लेकर नाभिक की खोज की? कहेंगे सोने का पत्थर लेकर नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने कौन सा पत्थर लेकर नाभिक का खोज किया? कहेंगे सोने का पत्थर। किसका पत्थर दोस्त मेरे? एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता। ये होता है दोस्त मेरे चादर, किसी भी तत्व का, किसी भी धातु का चादर बनने का गुण जो होता है वो आधात वर्धनीयता होता है। और एक होता है दोस्त मेरे तन्यता, तन्यता होता है खींचकर चादर बनाने का गुण। तन्यता होता है सॉरी खींचकर तार बनाने का गुण, खींचकर तार बनाने का गुण जो है वो तन्यता होता है। ये होता है पीट कर चादर बनाने का गुण, पीट कर चादर बनाने का गुण होता है क्या? आधात वर्धनीयता। इन दोनों की अगर बात करोगे सबसे ज्यादा सोना का होता है, उससे कम चांदी का होता है, उससे कम दोस्त मेरे कॉपर का होता है, उससे कम जो है आयरन का होता है, उससे कम सॉरी अल्युमिनियम का होता है, उससे कम आयरन का होता है। लेकिन तुमको पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है तो कौन? और कॉपर का, सोना का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देख लो, कहते हैं अधात वर्णीयता पीट कर चादर बनाने का गुण, अधात वर्णीयता पीट कर चादर बनाने का गुण, तन्यता खींचकर तार बनाने का गुण, खींचकर तार बनाने का गुण, सोना चांदी कॉपर अल्युमिनियम आयरन, सोना सबसे ज्यादा, चांदी उससे कम, कॉपर उससे कम, अल्युमिनियम उससे कम, आयरन उससे कम। देख लो, अधात वर्णीयता पीट कर चादर बनाने का गुण, तन्यता खींचकर तार बनाने का गुण, सोना चांदी कॉपर अल्युमिनियम आयरन, ये ऑर्डर होता है। चलो, सोना चांदी कॉपर अल्युमिनियम आयरन, सबसे ज्यादा अधात वर्णीयता और तन्यता होता है सोना का, और सबसे कम होता है किसका? इधर जाओगे तो और किसी और का, तुमको सबसे ज्यादा ही पूछेगा। दोस्त मेरे जल्दी से सेलेक्ट करवा दीजिए सर, क्योंकि घर के बुरे हालात अब देखे नहीं जाते। अरे दोस्त मेरे एकदम आप पढ़िए ना, हम आपको एक गुड न्यूज भी अभी बताने वाले हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? अधात वर्णीयता, अधात वर्धनीयता पीट कर चादर, तन्यता खींच कर तार, सोना सबसे ज्यादा, चांदी उससे कम, कॉपर उससे कम, अल्युमिनियम उससे कम, आयरन सबसे कम। अधात वर्णीयता पीट कर चादर, तन्यता खींच कर तार, सोना सबसे ज्यादा, चांदी उससे कम, कॉपर अल्युमिनियम और आयरन। ये एकदम चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसको लिख लो। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था सोने का पत्थर के द्वारा, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था सोने का पत्थर के द्वारा। अगला कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? ये तो कल ही बताए थे। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन किया। प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्डस्टीन किया। नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड किया। इतने खोज में से एगो पूछता है, किसी यौगिक की एक मोल में 6.023 पर किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या। किसी यौगिक के एक मोल के अणुओं की संख्या हम पहले ही बता दिए, किसी का भी एक मोल होगा तो वो 6.023 के बराबर होगा या 22.4 लीटर के बराबर होगा, और ये नंबर एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। इसका ध्यान रखना, ऑप्शन में यहां -23 करता है, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। एवोगाड्रो संख्या कल हम बताए थे 6.023 या 22.4 लीटर या 22.4 लीटर या 22.4 लीटर। अगला CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान देख लो। CO2 का ग्राम अनुद्रव्यमान कार्बन का होता है दोस्त मेरे 6-12 यानी 12, ऑक्सीजन का होता है 8-16 यानी 16। तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 12 और 16 दूना 32, 12-32 कितना हो जाएगा? 44। 12-32 कितना हो जाएगा? 44। CO2 के बारे में कुछ चीजें जो पूछी जाती है, जितना सोडा है ना चला, इस सब CO2 से CO2 देता है। आग बुझाने के काम में आता है। आग बुझाने में हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं। CO2 क्या है? सोडा है। CO2 क्या है? सोडा है। CO2 क्या है दोस्त मेरे? सोडा। देखो चला, जो तुमको बिहार पुलिस में पूछेगा ना, हम वही पढ़ा रहे, ये नहीं कि हमको जो नॉलेज है वो पढ़ा रहे हैं। बढ़िया से देखो, CO2 सोडा का से कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2। आग बुझाने में कहेगा कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का। और अगर हम बात करें CO2 कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। CO2 कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। CO2 कैसा होता है दोस्त मेरे? अम्लीय। आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। सोडा से कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। जितना पेय पदार्थ है सबसे कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। अब देख लो, कहता है 360 ग्राम जल क्या सही रूप से प्रदर्शित करता है 20 मोल जल। देखो ये मामला क्या है? 18 दूनी 36। मामला क्या है? मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, बटा सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। अब देखो, जल का द्रव्यमान H2O है, जल का द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 दूना 2 और प्लस 16 और 2 + 16 बराबर 18। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 360 ग्राम। अब बट्टा हो गया 18 ग्राम, तो 18 दूनी क्या हो गया? 36। 20 मोल इज द राइट आंसर। देखो बढ़िया से हम एक बार फिर से समझाते हैं। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। एकदम चला, पेशेंस से पढ़ना होगा, पढ़ाई एंटरटेनमेंट नहीं है, वाह 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 करिएगा। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान।
दिया गया द्रव्यमान 360 ग्राम है, इसका शुद्ध द्रव्यमान होता है 16 दू 18, 18 दूनी 36, 20 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 20 हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला लिख लो, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान अब बटा शुद्ध द्रव्यमान, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान अब बटा क्या, शुद्ध द्रव्यमान। जल्दी लिख, दिया गया द्रव्यमान हमको पता है 360 है, अशुद्ध द्रव्यमान हम निकालेंगे 16 दू 18, शुद्ध द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे 16 दू क्या 18। अगला नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र देखो चला, राइट, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, N2 है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, N2 है। ऑक्सीजन का हो जाएगा तो O2 हो जाएगा, लेकिन अक्रिय गैस होगा तो अकेले हो जाएगा, He हीलियम, Ne नियॉन, आर्गन अकेले होगा, बाकी सब में H2 N2 O2 होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होगा, रासायनिक प्रतीक चला याद कर लीजिएगा, आपको चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है Na। रासायनिक प्रतीक जो होता है सोडियम का क्या होता है, Na। लेकिन इसके कुछ गुण हैं, इसको देख लो दोस्त मेरे। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते, सोडियम को चाकू से काट सकते, ये क्षारीय धातु है, ये क्षारीय धातु है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में सुरक्षित रखते, सुरक्षित केरोसिन में सुरक्षित रहता है ये। और एगो पूछेगा फास्फोरस को, तो कहिएगा फास्फोरस को पानी में सुरक्षित रखते हैं, फास्फोरस को पानी में सुरक्षित रखते, पानी में सुरक्षित रहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद न रहता इसे याद रखना, प से फास्फोरस प से पानी, 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 प से फास्फोरस प से पानी। तो कहेगा फास्फोरस को कहां सुरक्षित रखते हैं, पानी में। कहेगा सोडियम को कहां सुरक्षित रखते हैं, केरोसिन में। सोडियम को कहां सुरक्षित रखते हैं, केरोसिन में। प से फास्फोरस प से पानी, पानी में सुरक्षित रखते हैं फास्फोरस को। अब सोडियम को कहां सुरक्षित रखते हैं, केरोसिन में। सोडियम को कहां सुरक्षित रखते हैं दोस्त मेरे, केरोसिन में। प से फास्फोरस प से पानी, प से फास्फोरस प से पानी। सोडियम को कहां रखते हैं, सुरक्षित केरोसिन में। नहीं याद रहेगा ना, केरोसिन पानी हो जाएगा, पानी केरोसिन हो जाएगा, तो इसे याद। सर बिहार पुलिस के टेस्ट के लिए अच्छा बता देंगे, चलो सब बता के जाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लो दोस्त मेरे, बढ़िया समझना। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहता है, फास्फोरस पानी में सुरक्षित रहता है। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहता है, फास्फोरस पानी में। याद ना रहे, याद ना रहे तो कैसे याद कीजिएगा, प से फास्फोरस प से पानी, प से फास्फोरस प से क्या, पानी इज द राइट आंसर। अगला, समस्थानिक का प्रतीक करता है कार्बन 612, कार्बन 612 जो है सॉरी कार्बन 614, समस्थानिक का प्रतिनिधित्व यही करता है। आइए एकदम ध्यान रखना, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता, जीवाश्म की उम्र का पता, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व जो करते हैं जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग समस्थानिक का उपयोग करते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे, कार्बन 14 के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, चूंकि ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 बटा 6.0 ग्राम हो जाएगा। ये होता है 6.0 ये वोगाड्रो नंबर है। हाइड्रोजन के एक अणु, हम बोले किसी का भी एक अणु होगा तो किसके बराबर होगा, वोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो एकदम 6.0 परमाणु के बराबर होगा। किसी का भी एक मोल होगा तो वो 6.0 कल से बता रहे हैं 23 के बराबर होगा। परमाणु के मूल कण नहीं है, परमाणु का मूल कण नहीं है अल्फा कण, परमाणु का मूल कण जो है वो अल्फा कण नहीं है। कण 3 गो है, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। तो परमाणु का मूल कण कौन नहीं है दोस्त मेरे, अल्फा नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का कौन सा गोला था, परमाणु धन आवेशित गोला था। इसलिए चला कि उन्होंने कहा था कि जो है केक के जैसा होता है और अधिकतर धन आवेश जो है इस पर वितरित होता है और कुछ मात्रा में ऋण आवेश भी वितरित होता है। तो कहेगा थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा था, धन आवेशित। पहला मॉडल दिया था थॉमसन ने, फिर दिया था डाल्टन ने, फिर दिया था रदरफोर्ड ने, फिर दिया था बोरब्यूरी ने। लेकिन अगर कह दे
ये सब चला पूछ भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स है कि आधारभूत परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। आधारभूत परमाणु मॉडल किसने दिया था दोस्त मेरे? डाल्टन ने दिया था। आधारभूत परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कहेगा आधारभूत परमाणु मॉडल किसने दिया था दोस्त मेरे? डाल्टन। अल्फा कण पर होता है द्विआवेशित, देखो अल्फा कण पर होता है 2 यूनिट का धनावेश, 2 यूनिट का धनावेश, 2 यूनिट का, अल्फा कण पर होता है 2 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट धनावेश, और बीटा कण पर होता है 1 यूनिट का ऋणावेश, 1 यूनिट का ऋणावेश, 1 यूनिट का ऋणावेश, 1 यूनिट का ऋणावेश। गामा कण की अगर हम बात करें, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण पर 2 यूनिट का धनावेश होता है, बीटा कण पर 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। देख लो, अल्फा पर 2 यूनिट का धनावेश, बीटा पर 1 यूनिट का ऋण आवेश, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा पर 2 यूनिट का क्या? धनावेश, बीटा पर 1 यूनिट का ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा पर 2 यूनिट का धन आवेश होता है, बीटा पर 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। आपका बुक लाइन बाय लाइन रट लिए हैं सर, हो जाएगा। अरे दोस्त मेरा बुक तो अथाह समंदर है, ओकरा रट लेने के बाद यूपीएससी छोड़ के सब हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी उसमें हम डाल दिए हैं। लेकिन दोस्त मेरे, इस सब पे नहीं जाना है, आप इधर आइए। और रट के साइंस नहीं बनाया जा सकता, ये बात आप जान लीजिए। साइंस सिर्फ समझ के बनाया जा सकता है। देखो, याद ना रहे ना, तो पहले होता है अल्फा, फिर होता है बीटा, पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस। गामा पर कोई आवेश नहीं है, गामा पर कोई आवेश नहीं है। अल्फा कण पर होता है द्विआवेशित, द्विआवेशित मतलब 2 यूनिट का कौन आवेश? धन आवेश होता है। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखो, यहां से क्वेश्चन चला पूछेगा। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, देखो बढ़िया समझना। कक्षा को जो है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चार नाभिक है, इसके चारों तरफ जो होता है ये कक्षा है। इस कक्षा को के, पहली कक्षा को कहते हैं के कक्षा। पहली कक्षा, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा चला, इसलिए बढ़िया से देख लो। पहली कक्षा को के कक्षा, दूसरी कक्षा को एल कक्षा, तीसरी कक्षा को एम कक्षा। हम किसी भी तत्व के परमाणु में, साइंस थोड़ा गड़बड़ चीज है, चला पेशेंस से पढ़ोगे तब होगा। पहली बार में तो आप अ भी नहीं लिख पा रहे थे। अ लिखने के लिए कितना पीटे हैं गुरुजी आपको, तब आप अ लिख पाए। ये समझना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझ में आएगा। बढ़िया से देखो, कहते हैं के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा जो है वो बढ़ता है। तो बताओ, सबसे ऊर्जा का जो क्रम होगा, ऊर्जा का जो क्रम होगा, के कक्षा की सबसे ज्यादा, एल की उससे कम, एम की उससे कम, एन की उससे कम, ओ की उससे ज्यादा। अब दोस्त मेरे, अगर कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करोगे, कक्षा एन का मान, अब महत्तम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, महत्तम इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। अब बढ़िया से देखो, के कक्षा में महत्तम एन का मान होता है 1, इसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। अब फिर यही अगर एल कक्षा में हो जाएगा, एन का मान 2, एन का मान होता है 2, एल के से शुरू होता है, ए से नहीं शुरू होता है, के से शुरू होता है, के एल, एल यहाँ एन का मान 2 दे दोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब फिर होता है एम कक्षा, एम कक्षा में आओगे तो 3, और 3 होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 9 2 कितना हो जाएगा? 18। कक्षा को हम लोग के एल एम से डिनोट करते हैं। कक्षा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्त मेरे? के एल एम से डिनोट करते हैं। देख लो बढ़िया से, कक्षा को हम लोग के एल एम से डिनोट करते हैं। अच्छा बताओ तो, ओ के एल एम एन कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बताएगा, जल्दी से बताओ। एन एन के लिए एन का मान 1 होता है, एल के से शुरू होता है, के एल एम एन, एन हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2n² होता है, एन का मान हो जाएगा 4। बताओ तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं के एल एम। एन कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, देखें सीखा कि नहीं सीखा। टीआरई 4 के लिए बैच लाइए सर। अच्छा चला, सब हो जाएगा पहले, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। चला, हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि आपको बार बार बैच अनाउंस करना, मेरे यहाँ कोई टीचर नहीं करता है ऐसा, ना ही हम कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। चला, और चूंकि ये सिस्टम चले उसके लिए बैचेस लाते हैं, और बच्चों को फायदा हो उससे, उसके लिए बैचेस लाते हैं दोस्त मेरे। जल्दी से बताइए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे, ये 12 से 14 लाख का सेटअप है, तब आप पढ़ पा रहे हैं। जल्दी बताइए कितना हो जाएगा?
के लिए n का मान 1, l के लिए n का मान 2, m के लिए n का मान 3, और n की अगर हम बात करें, n की अगर हम बात करें तो n हो जाएगा k l m n 4, 4 चौका 16 दूनी 32, 4 चौका 16 दूनी 32 आया, देखो सब सीख गया बहुत आसानी से। 4 चौका 16 दूनी कितना आ गया 32, को लिख लो, चला यहां से पूछता है पहली कक्षा के कक्षा, दूसरी कक्षा एल कक्षा, तीसरी कक्षा एम कक्षा, तीसरी चौथी कक्षा एन कक्षा। के एल एम के एल एम के एल एम के एल एम 1 2 3 2 8 18 2 8 18 2 8 18। कौन कक्ष में केंद्रक में सबसे नजदीक होता है, बताता अभी तुरंत बताएं, अभी तुरंत। सबसे नजदीक के केंद्रक है, इसके सबसे नजदीक कौन कक्षा है, के कक्षा है, और सबसे दूर हो जाएगा के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 को होता है तो सबसे दूर हो जाएगा क्यू। वेरी गुड, देखो कन्हैया जी एकदम सॉलिड लिख रहे हैं, सबसे दूर हो जाएगा क्यू, सबसे दूर हो जाएगा क्यू। कौन कक्षक केंद्रक से सबसे दूर होता है, अरे बाप रे, केंद्रक से सबसे दूर होगा क्यू, यहां ठीक कर लो इसको, केंद्रक से सबसे, बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। कौन कक्ष केंद्रक से सबसे दूर होता है, कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर होता है, एन कक्ष जो क्यू कक्षा, क्योंकि के एल एम एन ओ पी क्यू 7 कक्षा है, सबसे नजदीक के और सबसे दूर हो जाएगा क्यू। बता एम कक्ष में, अभी तुरंत बताए थे हम, तुम सब बता देगा, एम कक्ष है तो एम के एल एम 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 बोले तो 2n², 3 है, 3 3 9 दूना कितना 18, 3 3 9 दूना कितना 18। बताओ अब जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखो चला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है अगर तुमको, अच्छा बताओ तो कितने लोगों का एटॉमिक नंबर याद है, बताओ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कितने लोगों को पता है, जल्दी बता। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं कितने लोगों को पता है, तब हम थोड़ा बता देंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कितने लोगों को पता है, जल्दी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अरे लिख दे भाई, क्लोरीन का कितना 17 के 18, क्लोरीन का कितना, हाँ 17, सबको याद है कर मतलब। अब देखो तो हम थोड़ा बता देते हैं बहुत आसानी से, 2 8 8 18, ये क्रम आप याद रखिएगा, तब तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सोडियम 11, हेलो 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 हेलो, कभी कभार चला ये नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर से ठीक हो जाएगा। अगर आपको नेट का प्रॉब्लम दिखे ना तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद फिर से आप जुड़ जाइए। बताइए जल्दी से, देखिए एकदम सिंपल है दोस्त मेरे, एकदम टू बी वेरी सिंपल। आपको ऑर्डर याद रखना है 2 8 8 18, क्या ऑर्डर याद रखना है, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18। अब ठीक है, देखो अब क्या करना है, सोडियम 11 है, कैसे देखो इसको लिखना है, 2 एकरा में देंगे, 8 एकरा में देंगे, 1 एकरा में देंगे, कितना सिंपल है देखो। 2 8, मान लो क्लोरीन 17 हमको लिखना है, क्लोरीन 17 लिखना है तो पहले 2 को एकरा में देंगे, 2 8 18 ही फिक्स है, फिर 8 को एकरा में देंगे, और फिर जब बच जाएगा वो एकरा में देंगे, बच जाएगा वो एकरा में देंगे, कितना सिंपल है, 2 8 7, देखो कितना सिंपल है, 2 8 8 18, 2 8 8 18, तो सोडियम 11 है तो 2 8 1, क्लोरीन 17 है 2 8 7 हो जाएगा। और दोस्त मेरे ये चीज ध्यान रखना, इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहिए, इसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग दोस्त मेरे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये जो बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो अंदर वाला कक्षा है इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन कहते हैं दोस्त मेरे,
कोर इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाला को कहते हैं संयोजी। हम बोले वो किताब कॉपी कलम लेके लिखिए, झोल नहीं बतियाइए कि सर हैकर पीडीएफ दे जाओ कर। दोस्त मेरे आप लिखिएगा ना, कहते हैं राइटिंग इज 5 टाइम्स बेटर देन रीडिंग। कहते हैं 7 जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 2 10। अब बताओ इसमें एक चीज और आप कह सकते हो, अगर मान लो हमको एक के का हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बाकी का आप समझ लीजिए। एक के हम सब का एक के का एक्सप्लेनेशन करते हैं, इससे आप क्या क्या सीख सकते हो। एक तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो मामला है ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां कक्षा अगर हमको निकालना है तो कक्षा हो जाएगा 1 2 3। अगर हमको आवर्त निकालना है, एकदम सिंपल सिंपल आवर्त निकालना, तो कक्षा की संख्या ही आवर्त संख्या होती है। और अगर हमको वर्ग निकालना है तो वर्ग बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा फर्स्ट। देख लो कक्षा की संख्या 1 2 3, आवर्त की संख्या 3, कक्षा बराबर आवर्त होता है। वर्ग की संख्या हो जाएगा जो बाह्यतम कक्षा में होगा, जो बाह्यतम कक्षा में होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचता है सो। अब आ जाओ क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है। अब हमको आप बता दीजिए कि यह कैवा आवर्त का है। कक्षा की संख्या क्या है, कक्षा की संख्या ये होती है 1 2 3, ये कक्षा हो गया और यही आवर्त होता है। बताओ कितने लोग बताओगे? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दो व्हाट इज द आंसर। क्लोरीन में हमको बता दो कक्षा की संख्या कितनी, देखते हैं सीखा कि नहीं। क्लोरीन में कक्षा की संख्या ऑर्डर ये होगा 2 8 8 18। जल्दी बताओ कक्षा की संख्या कितनी? 3, वेरी गुड। क्लोरीन में देखो 2 8 और फिर 7, तो कक्षा की संख्या हो गई ना 3, कक्षा की संख्या हो गई ना 3, कक्षा की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। सोडियम 11 23 है, 2 8 1, और कक्षा की संख्या 3 हो गई, आवर्त की संख्या भी 3 हो गई। गौर फरमाइएगा। अब देखो एकदम सिंपल है, तुम उम्मीद करते हैं कि तुम सीख गया होगा। चलो एक और देते हैं, कैल्शियम 20। चलो एक और देते हैं हम, कैल्शियम 20, और आप हमको बताओ ये कैवा आवर्त में है? कैल्शियम 20, कैल्शियम 20। चलो जल्दी से लिख के बताओ कि इसमें आवर्त कक्षा की संख्या कैगो? कैल्शियम 20 में कक्षा की संख्या कैगो? जल्दी बता, कक्षा की संख्या कैगो? जल्दी बता। कैल्शियम 20 में कक्षा की संख्या कितनी? 2, देखो 20 है, 2 8 2 10 8 18 2 20। बताओ काय को कक्षा है? 1 की 2 की 3 की 4, वेरी गुड। देखो सब सीख गया। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी बात करोगे ये कोर इलेक्ट्रॉन है। ये जो है दोस्त मेरे संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कक्षा की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, और आवर्त भी 4 गो है, आवर्त भी 4 ही है। आवर्त कक्षा की संख्या भी 4, आवर्त की संख्या भी 4। कहता है 2 8 1 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 8 2 10 के कारण एनसीईआरटी का भी सवाल है और एससीईआरटी दोनों जगह दिया हुआ है। एल्युमिनियम देखो, अब तुम अपने बना देगा। एल्युमिनियम तत्व का बताओ जल्दी से, एल्युमिनियम तत्व का बता दो जल्दी से। एल्युमिनियम तत्व का कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, तो एल्युमिनियम का हम अपने बता देंगे। एल्युमिनियम का 13 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 8 10 3 13। देखो तो है 2 8 3। एल्युमिनियम का देखो तो अपने पता चल जाएगा तुमको, 2 8 3 इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं दो एल्युमिनियम 2 8 3, 8 2 10 3 13 इज द राइट आंसर। 8 2 10 3 13 इज द राइट आंसर। अगला क्लोरीन तत्व M के M कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो। ई जो है दोस्त मेरे क्लोरीन कक्ष है ना, ई कक्षा है, तो कक्षा है तो कक्षा को हम लोग के से डिनोट करते हैं, KLMN। अब कह रहा है क्लोरीन में, क्लोरीन हो गया 17, क्लोरीन हो गया 17, तो 17 हो जाएगा तो 2 8 7। कहता क्लोरीन के M कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 7। M कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 इज द राइट आंसर। देख लो बढ़िया से, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा दोस्त मेरे। के कक्ष में हो जाएगा 2। अब देख लो ये हम बता रहे 2 8 8 18, के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 8, एन कक्षा में 18। तो एम कक्षा में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। एम कक्षा तीसरी कक्षा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। देखो धाई धाई चलवा सब मार रहा है, वेरी गुड।
कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, अभी तुरंत बताए थे, कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी तुरंत बताए थे कैल्शियम कक्ष के सबसे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी तुरंत बताए थे कैल्शियम होता है 20, 20 होता है 2, 8, 8, 8 दूनी 16, 2 18, 2 20, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगला, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अक्रिय गैस कोई भी ले लो, अक्रिय गैस कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ के, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, तो ले लो नियॉन, नियॉन होता है 10, 10 होगा तो कितना हो जाएगा? 2, 8, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज पोटेशियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में होता है। देख लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में होता है। तो पोटेशियम होता है 19, पोटेशियम होता है 19, तो 2, 8, 8, 1, देखो तो है क्या? पहले 2 को इसमें देंगे, 8 को इसमें देंगे, 8 को इसमें देंगे, 18 हो जाएगा, 1 को इसमें देंगे। तो बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके अलावा जो बच जाएगा उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड। देखो बच्चा अब लिख लिख के भी बोलने लगा। 2, 8, 8, 1, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। 2, 8 कौन कहता है सिखाया नहीं जा सकता है? एकदम सिखाया जा सकता है दोस्त मेरे। बताओ, 2, 8, 8, 1 इज द राइट आंसर। सोडियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम बताओ, सोडियम तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अभी तुरंत बताए थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। देख लो, सोडियम 11, तो 2, 8, 1 रिपीट है ये, 2, 8, 1 यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बता, कार्बन का समस्थानिक नहीं है, ये क्वेश्चन चला ओवरलैप कर गया है, क्या क्वेश्चन है पता नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है, हम देख लेंगे, आप देख लीजिएगा क्या है। हाँ देखिए आ गया, क्वेश्चन आ गया है एकदम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 101, 102, एकदम हम क्वेश्चन बड़ा भी कर देते हैं। कार्बन 6, 12 समस्थानिक नहीं है। देख लो, कार्बन का समस्थानिक, ई छोड़ो, ई तो इसको छोड़ो, कार्बन का समस्थानिक जो है ना, कार्बन का दुए गो है, एगो कार्बन 6, 12, एगो कार्बन 6, 14, ये दोनों के बारे में पूछता है। ये द्रव्यमान निकालने के लिए स्टैंडर्ड यही है, और ये जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, जीवाश्म की उम्र का जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। देखो, कार्बन 6, 12 द्रव्यमान के लिए, और 6, 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। 6, 14 की अगर बात करोगे तो जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए समस्थानिक द्रव्यमान 6, 12 और 6, 14 हो जाएगा जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिखाने वाला होना चाहिए। हाँ दोस्त, ये बात तो है, सिखाने वाला हो ना, तो आप विश्वास कीजिए, जिसको कुछ नहीं आता है ना उसको भी हम सिखा देंगे। लेकिन दोस्त मेरे, हम एकदम जरा साफे कुछ नॉलेज नहीं है वो सीख लेगा, थोड़ा बहुत बेसिक अगर उसको पता है तो। अब देखो इधर, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं? अभी तुरंत बताए थे, कोबाल्ट, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार में। आयरन के समस्थानिक का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में, क्योंकि ऐसे भी आयरन से एनीमिया रोग होता है। सोडियम रक्त का थक्का, रक्त का थक्का से संबंधित है सोडियम, कितना बार कल भी बताए थे, सोडियम रक्त का थक्का से संबंधित। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर से संबंधित है, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर से संबंधित है। आप कहेगा बताओ कोबाल्ट से कौन सी किरण निकलती है? कहेंगे गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट से कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट से कौन सी किरण निकलती है दोस्त मेरे? गामा किरण। देख लो, आयरन से, आयोडीन से सबको पता है घेघा रोग, आयरन से एनीमिया, सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर, आयरन एनीमिया रोग, सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। कोबाल्ट से गामा किरण निकलता है। कोबाल्ट से कौन किरण निकलता है दोस्त मेरे? गामा किरण निकलता है। किसी तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है? बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में होता है यूरेनियम 235 का उपयोग। नाभिकीय रिएक्टर का कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो पिछले बार भी आपको बिहार पुलिस में पूछा था, जब सिलेबस कुछ और था तब, जो पिछले बार से बिहार पुलिस में पूछा था, वो क्या पूछा था दोस्त मेरे? अगर आपको याद होगा तो मंदक, मंदक जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, मंदक जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, उसके रूप में हम लोग D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। मंदक नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में D2O
और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। उसके बाद है मंदक के बाद दोस्त मेरे है नियंत्रक। चला ये तुमको बिहार पुलिस जो कैंसिल हुआ था ना एग्जाम, जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था। अब दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो, कैंसिल हुआ था जो उसमें पूछा था दोस्त मेरे। अब बढ़िया से देख लो, नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, जो न्यूट्रॉन को, यहां से एक क्वेश्चन चला रहेगा, अवशोषित करता है, उसके रूप में हम लोग बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं। एक होता है शीतक, शीतक के रूप में दोस्त मेरे, शीतक के रूप में हम लोग जो ठंडा करता है, शीतक के रूप में जो ठंडा करता है उसके रूप में हम लोग सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। बताओ बिहार पुलिस का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था इसमें ये क्वेश्चन था कि नहीं था? बिहार पुलिस कहते हैं मंदक जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, D2O और ग्रेफाइट। नियंत्रक जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, बोरॉन और कैडमियम। शीतक के रूप में जो ठंडा करता है, सोडियम और पोटेशियम। शीतक के रूप में जो ठंडा करता है, सोडियम और पोटेशियम। शीतक के रूप में जो ठंडा करता है, सोडियम और पोटेशियम। मंदक न्यूट्रॉन को धीमा करता है, D2O ग्रेफाइट। नियंत्रक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, बोरॉन और कैडमियम। शीतक ठंडा करता है, सोडियम। अच्छा चला, कितने लोग ये D2O मंदक का काम करता है ये देखा था बिहार पुलिस में? हमको तो याद है कि पूछा था, एक बार 8 टाइप कर दो। कितने लोग देखा था ये? हमको तो याद है दोस्त मेरे। हमको वो लड़का लिखता है, हमको साइंस से बहुत डर लगता था। क्या लिखा है बच्चा? जो मेरा तारीफ किया बच्चा, कहते हैं पर आपसे पढ़ने में मजा आ रहा है। हम तो वेट करते रहते हैं कि 6 बजे और आपसे लाइव पढ़ें। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद चला जी। देख लो जल्दी से बताओ कितने लोग देखे हैं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन चला तुमको पूछा था जो एग्जाम कैंसिल हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन था। ये वो लड़का जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? कहते हैं मंदक के जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है, D2 और ग्रेफाइट। नियंत्रक, ई क्वेश्चन चला आया था आपके सामने, प्रूफ है। और नियंत्रक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, बोरॉन और कैडमियम। शीतक ठंडा करता है, सोडियम और पोटेशियम नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं। परमाणु बम, परमाणु बम में जो है ना, देखो एक एक ध्यान रखना, नाभिकीय अभिक्रिया की बात अगर हम करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की है, एक वो है संलयन, एक वो है संलयन दोस्त मेरे, एक वो है विखंडन। संलयन, एक वो है संलयन दोस्त मेरे, एक वो है विखंडन। एक वो है संलयन दोस्त मेरे, एक वो है संलयन, एक वो है संलयन दोस्त मेरे, एक वो है